भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल से अभ्यर्थी चिंतित। इंटेलिजेंट बच्चे गरीब हैं, वो पैसे दे नहीं पाते और किसी अमीर लोगों ने पैसे दे के किसी और बच्चे को बैठा के, और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र, आपने बहुत बढ़िया षड्यंत्र का खात्मा किया है। भर्ती परीक्षाओं को लेकर कानून कड़े करने की मांग। आजकल ये जो भर्ती परीक्षाओं में नकल प्रकरण है या ये फर्जी डिग्री वाला मैटर है, ये कुछ आजकल ट्रेंड से चलन हो गया है। हर भर्ती, कोई भी भर्ती इसके बिना नहीं हो रही है। कानून तो फर्जी डिग्री या फर्जी अभ्यर्थी, इनके लिए कानून ऑलरेडी राजस्थान सरकार ने बनाया हुआ है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने बनाया हुआ है और ऐसा नहीं है कि पहले सजा नहीं हुई है। नीट एसआई भर्ती परीक्षा में नकल और पेपर लीक मामले में कई गिरफ्तारियां। आगामी भर्ती परीक्षाओं को लेकर बेरोजगारों में कई आशंकाएं। उत्तर प्रदेश के सामने बड़ी चुनौती है योग्य अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग देना। नकल प्रकरण सामने आ रहे हैं, पेपर लीक प्रकरण सामने आ रहे हैं, डमी कैंडिडेट को बिठाना सामने आ रहा है और ये जो फर्जी डिग्री और डिप्लोमा के मामले सामने आ रहे हैं। परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर अभ्यर्थियों में संशय। तो पारदर्शिता तो होनी चाहिए, ये एक गलती हो रहा है, जो हो रहा है वो। 42,206 पदों के लिए होनी है भर्तियां। आगामी परीक्षाओं में पारदर्शिता प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती। सिस्टम वीक, कभी नकल कभी पेपर लीक। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। नीट का मामला हो या फिर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा या इससे पहले की भर्ती परीक्षाएं, इन परीक्षाओं में कभी पेपर लीक प्रकरण हुए या नकल के मामले पकड़ में आए। पुलिस की कार्रवाई के बाद गिरफ्तारियां भी हुई। इन सबके बावजूद भर्ती परीक्षाओं को लेकर बेरोजगारों में चिंताएं बढ़ गई है। भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर बेरोजगार अभ्यर्थियों में कई तरह का संशय है। अब बेरोजगारों ने भर्ती परीक्षाओं को लेकर कानून कड़े करने की मांग की है। ये मांग बेरोजगारों ने विधानसभा तक पहुंचाई भी है। विधानसभा में भर्ती परीक्षाओं में नकल का मुद्दा भी उठा था। सवाल यह है कि कब परीक्षाएं पूरी तरह से पारदर्शी हो पाएंगी, कोई भी नकल या पेपर लीक का मामला नहीं होगा। इसी मुद्दे पर आज चर्चा। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। राजेंद्र मेघवाल जी कांग्रेस नेता हैं, राखी राठौड़ जी बीजेपी नेता हैं, अरुण ढाका जी एक बेरोजगार अभ्यर्थी हैं और सुमित्रा चौधरी जी अधिवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। शुरुआत मैं अरुण ढाका जी आपसे करना चाहता हूं। नकल और पेपर लीक किस तरह से नौकरी का सपना देखते लोगों के सपनों को तोड़ते हैं, आप समझाइए। देखिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी सरकार हो, दोनों ही सरकारों में बराबर हर परीक्षा के पेपर, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो, प्रत्येक एग्जाम का पेपर आउट हो रहा है। और इस पेपर आउट के पीछे कहीं ना कहीं सरकारों का भी योगदान है, कहीं ना कहीं इसमें बड़े माफियाओं का भी योगदान है। चाहे कोई सी भी एग्जाम ले लो आप, अभी हाल ही में नीट एग्जाम, ऐसे ही एग्जाम, और अब 10 दिन बाद में एक बहुत बड़ी एग्जाम है जिसमें 16 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं, रीट एग्जाम। क्या वो भी इस चीज से बच पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। सरकारें वादा तो बहुत करती हैं कि साहब हम बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं, न्याय दे रहे हैं, लेकिन ये न्याय बेरोजगारों के भविष्य पे एक बड़ा कुठाराघात लेके भी आ रही है कि एक बच्चा 6 महीने 12 महीने जब एग्जाम आगे सरक जाती है, फिर दोबारा टाइम दिया जाता है, फिर आगे चली जाती है, और फिर जब वो एग्जाम में बैठता है तो ये नकलचियों, जो भी पेपर गैंग है, चाहे वो इन्विजिलेटर लगा के करो, चाहे वो पेपर व्हाट्सएप के द्वारा चोरी करके करो, कैसे भी करो, लेकिन ये जो पढ़ने वाला बालक है, जो अपना समय दे रहा है, जो अपना पैसा दे रहा है, जो अपना जो किशोर अवस्था हो, चाहे वो उसकी कैरियर बनाने का जो टाइम हो, उस टाइम को पूरा का पूरा अपना दांव लगा देता है, भविष्य अपना दांव पे लगा देता है। और फिर ये जो पेपर गैंग है वो सक्रिय हो जाती है एग्जाम से एन मौके पे 1 से 2 महीने पहले, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, और मार्केट में खुलेआम
एक नग्गा नाच होता है पेपर के नाम पे, और उससे अभ्यर्थियों को मानसिक पीड़ा तो होती है, उसके अलावा उसका पैसा, समय, सब कुछ खर्च हो जाता है। और एक जो ये सरकारें कहती हैं कि बेरोजगारों को हम न्याय देंगे, बेरोजगार वर्ड कहाँ से आया? ये बेरोजगार वर्ड यहीं से है कि जब वो पहले तो सिस्टम से लड़ता है और जब सिस्टम से हार जाता है तो फिर वो अपनी जिंदगी से जूझने के लिए चल पड़ता है, और उसी का नाम बेरोजगार कहा गया है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सरकारों से निवेदन है कि अब बहुत हो लिया बेरोजगारों के साथ अन्याय, अब कुछ इस टाइप का सिस्टम बनाया जाए, कुछ इस टाइप का फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जाए कि जो पेपर चोरी करता है या जो पेपर लेता है या देता है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं, फांसी की सजा की एक प्रावधान किया जाए, ताकि आने वाले अन्य भर्तियों में, अन्य अभ्यर्थियों के लिए, अन्य पेपर गैंग के लिए एक नया अध्याय जुड़े। ठीक है, सुमित्रा चौधरी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं ये नकल और पेपर लीक प्रकरणों से जुड़े कानूनों को समझना चाहता हूं। किस तरह के सजा के प्रावधान इसमें होते हैं, किस तरह की चीजें रहती हैं? ये जिस तरह का पेपर नकल, पेपर सर्कुलेट करना, लीक आउट करना या किसी भी तरह की चीटिंग में एग्जामिनेशन को वीक करने की कोशिश करना, इसके लिए काफी सारे प्रोविजंस हमारे आईपीसी में है, हमारे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में है। ये आज की बात नहीं है कि पेपर्स लीक हो रहे हैं, कई सालों से, कई स्टेट से, मतलब ये आप मान लीजिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल खिलाफ है इस तरह का लीकेज, बिकॉज ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट करता है, ये हमारा राइट टू लाइवलीहुड को इफेक्ट करता है। तो कई सारे स्टेट्स ने क्या किया कि उन्होंने अपने एजुकेशन एक्ट में इसके लिए क्रिमिनल प्रोविजंस लाने की सांत्वना दिया। आई वुड से कि वो कई बार ये कहते हैं कि इस तरह का कुछ होगा तो हम इसमें अमेंडमेंट ले आएंगे, एक्ट में अमेंडमेंट ले आएंगे और इसमें क्रिमिनल प्रोविजंस दे देंगे। पर जितना मुझे ध्यान है, कर्नाटका वाज द लास्ट स्टेट जिसने ये बोला था, अभी वो अमेंडमेंट आया नहीं है। अभी हाल ही में हरियाणा में भी हमने देखा एक कदम बढ़ाया गया है इस तरह का, लेकिन मेरा ये कहना है कि सजा का प्रावधान कुछ इस तरह का हो जिसके बाद देखिए गिरोह तो हो सकता है पनपते रहें, लेकिन जो लोग नकल करने को राजी हो जाते हैं या अपने नाम पे किसी और को बिठाने को राजी हो जाते हैं या जो पेपर खरीद लेते हैं, उन लोगों में ये खौफ होना चाहिए कि कल को अगर वो सामने आए और पकड़े गए तो उनको ताउम्र सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, और कड़ा करना है तो उनके आने वाली पीढ़ियों को भी नहीं मिलेगी। और इसमें जो स्टूडेंट पेपर ले रहा है या जो सर्कुलेट कर रहा है, सभी के लिए सजा का प्रावधान है। नॉट ओनली दैट, अगर कोई उनकी जगह पे बैठ रहा है तो उनको भी क्रिमिनल सजा होनी चाहिए। जो स्टूडेंट इस तरह के पेपर के लिए कोशिश कर रहा है उनको भी बाहर कर देना चाहिए फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स। तो सरकार को कहीं ना कहीं पे एक बहुत डेटरेंट सेट करने की जरूरत है, और वो डेटरेंट तो जब तक की लेजिस्लेटिव विल नहीं होगी कैसे सेट होगा। मैं सुमित्रा जी आगे आपके पास आता हूं। अब राखी राठौड़ जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए होता क्या है ना कि बेरोजगारों को हमेशा साथ मिलता है विपक्ष का, सरकार और सिस्टम का नहीं, सिर्फ विपक्ष का। अब अपने यहां होता क्या है ना कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, तो उस समय जो विपक्ष में होता है वो बेरोजगारों के साथ होता है, अगले 5 साल नहीं होता है ना राखी जी? स्वप्निल जी, जिस तरह से अभी जो प्रकरण हमारे सामने आए हैं, निश्चित तौर पे किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से उन्होंने तैयारी की और उसके बाद ये रिजल्ट रहा। आपने कहा कि सरकारों में ऐसा होता है, लेकिन आप ये देखिए कि अगर आप चेक करेंगे, मैं इस सरकार के बारे में बात करना चाहूंगी, इनके पिछले कार्यकाल के बारे में भी बात करना चाहूंगी। आप बहुत सारे प्रकरण मेरे पास लिखे हुए हैं, आप कहें तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। हर एक प्रकरण जिसके अंदर नकल के से या फिर प्रश्न पत्रों के अंदर कोई ना कोई आंसर का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से भर्तियां जो है वो आगे बढ़ी। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आज इन्वॉल्व हैं, बेरोजगार, कोरोना में वैसे ही परेशान हैं। अब जब विधानसभा चल रही है तो निश्चित तौर पे सरकार को इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जहां तक देखिए बात यह है कि इस भर्ती परीक्षाओं के अंदर नकल को रोकने का मुख्य काम जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट और साथ में पुलिस डिपार्टमेंट का। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमने पिछले दिनों ही देखा कि उनके मुखिया जो है वो आरपीएससी में अपने आरएस जो अपने रिश्तेदार हैं उनको इंटरव्यू के अंदर बहुत सारे नंबर 80 से ऊपर नंबर दिलवा रहे हैं। जब किसी भी सिस्टम का मुखिया इस तरह का काम करेगा तो नीचे के अधिकारियों से कैसी उम्मीद की जा सकती है कि वो फेयरली और ट्रांसपेरेंटली काम करेंगे। साथ ही पुलिस का, जिस तरह से पुलिस का भी देखिए आप पिछले दिनों किस तरह से शर्मसार करने वाला काम हमेशा पुलिस के द्वारा किया गया राजस्थान के अंदर,
किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है पिछले साल से इस साल में 30% जो क्राइम है वो लगातार राजस्थान में बढ़ता जा रहा है। राखी जी, मैं मानता हूँ पेपर लीक और नकल भी क्राइम का ही हिस्सा है, लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब पेपर बनता है या जब पेपर परीक्षार्थियों के बीच में पहुंचता है और परीक्षार्थी उसमें परीक्षा देने लगते हैं, इसके बीच में ये जो तमाम धड़े जो जुड़े होते हैं ना, उनकी सैलरी को भी इंक्लूड कर लूं तो पेपर आउट ना हो और नकल ना हो, इस पर लाखों से करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, है ना। एक प्रकरण आता है और ये पैसा पानी की तरफ वेस्ट हो जाता है, जैसा कि अभी हमने नीट में देखा, है ना। इसका मतलब सिस्टम तो वीक है, चाहे इधर की कह लो या उधर की कह लो। तौर पे नहीं, निश्चित तौर पे आप देखिए ना, पिछले साल जो अपना लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा हुई, जेवीएन सिविल भर्ती परीक्षा हुई, इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर्स की 2 बार भर्तियां निरस्त होकर तीसरी बार पिछली बार ली गई। आप बताइए ना कौन सी ऐसी परीक्षा है जो बिना कंट्रोवर्सी के पूरी करी है सरकार ने? ये लगातार ये कहती रही अपने चुनावी भाषण के अंदर। जी, किसी ने भी नहीं किया, इसी सरकार ने किया। मैं तो कह रहा हूं ना, 5-5 साल का हिसाब घुमा के देखिए, किसी ने नहीं किया। मैं यही हिसाब चाहती हूं। आपको अगर डिबेट अपन इसी फॉर्म में लेकर जाएं कि किस सरकार के अंदर क्या क्या एक्शन हुआ और क्या क्या उसके रिजल्ट रहे, तो मुझे लगता है कि ये डिबेट प्रॉपर तरीके से जा पाएगी। क्योंकि इस तरह से आप देखिए कि मैं ये बात कहना चाहूंगी कि निर्भया कांड के बाद में बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया, बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून बने गए, लेकिन जब तक सरकार की मंशा इच्छा शक्ति नहीं हो तब तक काम ग्राउंड लेवल पे करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन राजस्थान में देखिए ना आप, कानून है स्ट्रिक्ट, कानून स्ट्रिक्ट होने के बाद भी राजस्थान के अंदर आए दिन हम बच्चियों पे अत्याचार, दुष्कर्म के काम जो देख रहे हैं हम लोग, तो वो सिर्फ कानून से नहीं, इच्छा शक्ति से संभव है, जो हो है नहीं यहाँ की सरकार में। ठीक है। राजेंद्र मेघवाल जी, मुझे एक बात बताइए आप कि देखिए, सरकार में रहने का सबसे ज्यादा अनुभव वाली पार्टी है कांग्रेस। क्या कांग्रेस को इतने वक्त में यह समझ में नहीं आया कि अगर एक के बाद एक कमियां रखी जा रही है, या तो आयोग द्वारा या बोर्ड द्वारा, हटा देते हैं, बदल देते हैं, पूरा का पूरा धड़ा ही हटा देते हैं, दूसरे लाते हैं जो कर पाए। क्योंकि वो चेहरे तो बार बार गलतियां कर रहे हैं, वो चेहरे तो बार बार कमियां रख रहे हैं। नहीं चाहिए भाई ऐसे चेहरे। बेरोजगार प्रदर्शन करते रहें, पुलिस वाले रोक लें, एक प्रतिनिधि मंडल बुला लें। विपक्ष में तो हम उनके बीच में घुस जाते थे, सरकार में आने के बाद तो हम उनके साथ नहीं, उनके प्रतिनिधि मंडल से ही मिलेंगे, है ना। स्वप्निल जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। जैसा कि आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर चाहे नीट के फर्जीवाड़े को पकड़ने की बात हो, चाहे एसआई फर्जीवाड़े को पकड़ने की बात हो, राजस्थान पुलिस ने तत्परता से काम किया। एसीबी अपना पूरा तत्परता से काम कर रही है। और इन पूरे के पूरे मामले में आप देखिए, सुनिए आप मेरे को पूरा कर लेने दीजिए। जहां तक एसीबी की बात है, और जो भी नीट की परीक्षा एनटीए कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है, वो 12 राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं करवाती है। राष्ट्रीय स्तर पर आपने देखा होगा पिछले साल जो जेईई मेंस के अंदर जो लड़का टॉपर आ गया था, वो किस तरीके से आसाम का था। आप देखिए ना, सारे के सारे नकल के जो तरीके हैं, आज सॉफ्टवेयर के माध्यम से या जो कंप्यूटर के माध्यम से जो परीक्षाएं ली जा रही है, आईटी के माध्यम से जो ली जा रही है, उन परीक्षाओं में क्या कह रहे हैं, विलेन ज्यादा रिसोर्सफुल है सरकार के सामने? नहीं, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि नीट के जो तार हैं वो अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े हुए हैं। चाहे बिहार की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, यहां पर आप तो हम सांप निकलने के बाद लाठी पीटते हैं। राजस्थान, सर मेरी बात सुनिए, हमने पकड़ा, राजस्थान पुलिस ने अपना काम किया, उनको पकड़ा और उनके ऊपर सख्त एक्शन भी होगा। अगर सब ठीक रहता तो पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती ना। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, कब तक हम सांप निकलने देंगे और उसके बाद लाठी पीटने पर अपनी पीठ थपथपाएंगे? देखिए स्वप्निल जी, देश बहुत बड़ा है, यहां पर कार्रवाई हो रही है, दूसरे प्रदेशों में कार्रवाई नहीं हो रही है। आप देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पूरे देश में 12 एग्जाम करवाता है, 12 एग्जामों में फर्जीवाड़ा हो रहा है। इसका मतलब सोचिए, नीट के अंदर एसआई भर्ती पे हम कर रहे हैं ना, एसआई भर्ती पे हम बात कर रहे हैं। एसआई भर्ती पे पकड़े गए हैं लोग, जिन लोगों को पकड़ा जाना था पकड़े गए हैं। निजी स्कूलों के अंदर नहीं, लाठी नहीं पीट रहे हैं। देखिए, यहाँ पे राजनीति करने की बात नहीं है, मैं विपक्ष के नहीं, सांप निकले क्यों, राजनीति की बात नहीं है, यहाँ पर लेजिस्लेशन की बात है। यहाँ पर विपक्ष को साथ में आकर ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बनाना चाहिए, न कि राजनीति। मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर लेजिस्लेशन की बात है कि भाई सख्त कानून बने और पूरा का पूरा प्रदेश सरकार के साथ मिलकर अगर कुछ स्वप्निल जी, राजस्थान के अंदर मामले पकड़े जा रहे हैं कि नहीं, आप देखिए ना, हमारी सरकार मामले पकड़ रही है, पुलिस मामले पकड़ रही है, जो भी गुनहगार है उनको पकड़ा जा रहा है। दूसरे प्रदेशों में क्या हो रहा है? 2 सेकंड में राजेंद्र जी आपको रोकना चाहता हूं, मैं एक बात यहां पर कहना चाहता हूं, उस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। और मैं आऊंगा अरुण ढाका जी आपके पास अपनी बात कहकर। मैं देखिए सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है मामले पकड़ में आ रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है। मैं ये कह रहा हूं कि मामले बार बार पकड़ में आ रहे हैं, और इसीलिए मैंने अपने पीछे ये लिख के रखा है, सिस्टम वीक, कभी नकल कभी पेपर लीक।
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मामले बार बार सामने आ रहे हैं। मुझे प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि मामले आ क्यों रहे हैं। और मामले जिन चेहरों के कारण आ रहे हैं वो अभी भी बैठे हुए हैं, वो अभी भी हर महीने तनख्वाह लेंगे, अभी भी उनके घरों में आराम से रोटियां बनेंगी, रोटियों पर घी लगेगी। लेकिन नहीं राजेंद्र जी, आपको सुनना पड़ेगा। आज मैं आपको ये बता रहा हूं कितने लोगों के सपने टूटते हैं। मैं आपको कह रहा हूं ना, वो इंतजार कर रहे हैं कि इस तरह की चीजें हो नहीं, और फिर पता चलता है एक दिन एग्जाम से पहले कि ये तो चीज हो गई। आप सुने तो सही। नकल, पेपर लीक और डमी कैंडिडेट, इसमें हमारे अभ्यर्थियों और उनके पेरेंट्स की भी बड़ी भूमिका है। लोग खुद भ्रष्टाचार में शामिल हो रहे हैं, 25-25, 30-30 लाख रुपया दे रहे हैं। आप देखिए ना, अगर देखिए बात बताऊं मैं आपको, अगर पेपर बाहर आएगा नहीं कोई खरीद पाएगा नहीं। पेपर अगर बाहर आ गया तो इनिशियली सबसे पहले शुरुआत वहां से हुई। सरकारी तंत्र रोकना चाहता है, सरकारी तंत्र रोकना चाहता है, लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स और अभ्यर्थियों की भी बड़ी भूमिका है। विपक्ष यहाँ राजनीति करने के बजाय कंस्ट्रक्टिव सुझाव दे, वो ये बात सुनिश्चित कर रहा है। अरुण ढाका जी, मैं आपके पास आ रहा था। अरुण ढाका जी, मेरा सिंपल सा सवाल है कि देखिए, सबसे पहले तो आपको पढ़ाई करनी है, फिर आपको मुन्ना भाइयों के साथ लड़ाई करनी है, और उसके बीच में जगह बन गई तो नौकरी मिलेगी, वो भी कहीं ना कहीं फंसी जानी है। जरूरी तो नहीं है कि भर्ती इस साल की हो तो आपको इसी साल नौकरी मिलेगी, वो तो 4 साल 5 साल 6 साल हो सकता है, उसके बाद भी आप प्रदर्शन कर रहे हो। तो स्थिति तो यही है। तो क्या मेरा ये कहना गलत है कि बेरोजगारों के साथ हमेशा विपक्ष खड़ा होता है और कोई नहीं? ये बिल्कुल सही बात है। चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, हाल ही में 3 महीने पहले, लॉकडाउन से पहले जयपुर में रेलवे भर्ती में भी एक बहुत बड़ा स्कैम पकड़ा गया था। एसएससी में पहले बहुत भर्तियां कोर्ट में गई, पेपर लीक हुए कोर्ट में। एक देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी न्याय प्रणाली को भी थोड़ा सुधारना होगा, इस तरफ जागृत होना होगा, क्योंकि एक रेलवे की भर्ती थी, एक एसएससी की जो डाक विभाग में बहुत बड़ी भर्ती थी, वो हरियाणा के बच्चे थे, वो पकड़ में भी आ गए, उनको कुछ लिखना कुछ भी नहीं आता था। फिर गवर्नमेंट ने उनको सस्पेंड किया, फिर कोर्ट ने जाके उनको 1 साल बाद बहाल कर दिया, और वो लोग आज नौकरी कर रहे हैं। ऐसे तमाम बहुत मुद्दे हैं जिसपे मतलब कितनी भी बहस कर लो कम है, लेकिन सवाल ये है कि ये कब तक चलेगा, कब तक बेरोजगार इस तरह पीटते रहेंगे। अब रिट भर्ती की बात कर लें, 2016 से बच्चे वेट कर रहे हैं, 2018, 20, 21 आ गई, 21 में अभी एग्जाम होगी, उसके बाद में किसी प्रश्न पे विवाद होगा, कोर्ट में जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर एक लिस्ट निकलेगी, फिर उस लिस्ट में विवाद होगा। अभी 2016 की एक लिस्ट निकली है 2021 में। आप सोचिए 5 साल में एक बंदा अपना रोजगार पा रहा है, वो भी वो जो इन सब चीजों से लड़के फिर आ रहा है, और जिनका कुछ नहीं हुआ, पेपर सेंटर में नहीं हुआ, नहीं बैठ पाया, वो बाहर है। लेकिन अगर वो फिर नहीं भर्ती के लिए तैयार है कि कोई कुछ तो अपने बीच के भी चेहरे तैयार हो जाते हैं कि मेरी जगह पर जाकर एग्जाम दे दो, या फिर पेपर मार्केट में तो खरीद लो। देखो, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कुछ लोग ये दलील देते हैं कि साहब ऑनलाइन एग्जाम करा लो। मैं ये कहता हूं कि ऑनलाइन एग्जाम में ऑफलाइन से भी बड़ा घपला है। क्यों घपला है? क्योंकि वहां किसी को कुछ भी नहीं पता चलता है कंप्यूटर में कौन एक्सेस कर रहा है, कौन क्या सिस्टम कर रहा है। अपने पास इतना सिस्टम नहीं है कि उसको अपन जांच कर सके, न वहां कुछ प्रूफ होता है कि बच्चा किसी को कैसे कि साहब इसमें ये दिक्कत आई है। तो ऑफलाइन ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन ऑफलाइन में एक तो सबसे बड़ी कारण यह है कि जिस कारण से गड़बड़ हो रही है, भर्तियां बहुत टाइम बाद जाके आयोजित होती है। सबसे बड़ा सवाल तब तक क्या होता है, पेपर गैंग सक्रिय हो जाती है, वो किसी अधिकारी से मिल लेते हैं, चेयरमैन से मिल लेते हैं, बहुत लंबा टाइम गुजर जाता है, सेटिंग हो जाती है, पेपर सेटिंग के पास पहुंच जाते हैं, पेपर प्रेस के पास पहुंच जाते हैं, अधिकारियों से सवाल। सबसे बड़ी बात बताऊं कि कुछ दिनों पहले सिक्कर में एक आईपीएस अधिकारी ने ये कहा था, किसी सीआई साहब को कहा था कि आप तो उसी बैच के हो ना। इसका मतलब ये सूचित करता है कि अधिकारियों को भी ये पता है कि ये उस गैंग से पेपर लेके पास हो क्या है। ठीक है, वही फिर आगे आपकी उन्हीं पे वही चीजें होंगी। सुमित्रा जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। सुमित्रा जी, हमारे जो तमाम जो लॉज हैं वो बेसिकली क्रिमिनल्स को ट्रेस करते हैं और क्रिमिनल्स को उनके अंजाम तक पहुंचाते हैं, लेकिन क्या हमारे लॉज जिम्मेदारियां तय कर रहे हैं? क्योंकि इस तरह के मामले रुकेंगे नहीं अगर हमारे लॉज जिम्मेदारियां तय नहीं कर रहे हैं, तो टॉप टू बॉटम। राइट, सी लॉ तो जिम्मेदारी तय कर सकता है, लेकिन उसको एनफोर्स करने की जो जिम्मेदारी है वो एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास है। अगर वो प्रॉपरली एनफोर्स नहीं हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेंटर है जहां पे एक सेट ऑफ रूल्स है कि ये सारे चेक्स करके बच्चे को अंदर भेजना है और वो नहीं हो रहा है, तो फिर वो गलती लॉ की नहीं होगी, वो एनफोर्समेंट की होगी। सो सिमिलरली यहाँ पे भी यही हो रहा है कि लॉ तो है, प्रोविजंस है, क्रिमिनल में है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में है, लेकिन उसको एनफोर्स नहीं किया जा रहा है प्रॉपर्ली। कई बार ऐसा होता है जो लोग पकड़े भी जा रहे हैं
वो आसानी से छूट रहे हैं, जिससे कि वो एग्जाम्पल दूसरों के लिए ये सेट कर रहे हैं कि इस तरह की कोई हरकत करने पर मतलब इट इज अ नॉर्मल थिंग। ठीक है, सो एनफोर्समेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है सुमित्रा जी। मैं राखी जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। देखिए, किस साल में क्या हुआ, किस साल में क्या नहीं हुआ, उसमें पढ़ने की जगह अगर हम ये कहें कि आज जब सितंबर का महीना चल रहा है 2021 में, आज से क्या होगा, तो हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? स्वप्निल जी, निश्चित तौर पे देखिए, अभी विधानसभा चल रही है, विधानसभा के अंदर ही इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए लोगों को। इसमें जो हमारी सरकार है उसको कोई ना कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कि बेरोजगार जो सड़क पर हैं, आपने देखा पिछले एक हफ्ते में कई ऐसे विद्यार्थी संगठन हैं जो कि सड़कों पर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार सड़कों पर आकर के ये बात कही है कि जो बेरोजगारों के साथ पर हुआ है तो उसको रोकने की जरूरत है। देखिए, अपन राजस्थान में यहाँ पे स्वप्निल जी जब बैठे हैं और राजस्थान के अंदर अभी एसआई भर्ती के अंदर और नीट के अंदर जो प्रॉब्लम हुई है उसको अगर सॉल्व किया जाए, आप देखिए सिस्टम की लाचारी। आज समाचार पत्रों के अंदर एक न्यूज आती है जिसमें ये कहा गया कि 10 से लेकर 2:30 बजे तक मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करेंगे। इसका मतलब इस बात का अंदाजा डिपार्टमेंट को पहले से था और साथ में ये भी कहा है कि 2 बार उनकी अटेंडेंस होगी। डिपार्टमेंट को पहले से इस बात का अंदाजा था कि हो सकता है कोई मेडिकल स्टूडेंट जाकर के एक डमी कैंडिडेट के फॉर्म में एग्जाम दे। जब आपको सब कुछ मालूम है, अंदाजा है, फिर सिस्टम नहीं रोक पाए तो देखिए डाउट करना हमारा वाजिब है। मेरा जो सवाल आपसे था भाई राजेंद्र जी, आपसे भी है। राजेंद्र जी, सितंबर 2021, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो सिस्टम वीक है उसको ऐसा बनाया जाए कि अगली बार इस तरह के मामले ही ना आए, मतलब सियासी वादों से इतर? स्वप्निल जी, बिल्कुल मैं आपको कहना चाहता हूं, सिस्टम वीक नहीं है। सिस्टम वीक होता तो मामले पकड़े ही नहीं जाते। मामले पकड़े जा रहे हैं, निश्चित मान के चलिए कि इन पे पूरा का पूरा पकड़ कर बैठे। मैं आपसे कह रहा हूं मामले आ क्यों रहे हैं? नहीं, पकड़कर नहीं बैठे, पकड़कर नहीं बैठे। मैं आपको कह रहा हूं, सुनिए राखी जी, आप सुन लीजिए, आप बोले राजेंद्र जी, अब क्रक्स ऑफ द मैटर मैं ये कह रहा हूं कि मुख्य मसला क्या है। मैं वही कह रहा हूं ना आपको भाई, आज लेजिस्लेचर की बात है कि भाई सख्त कानून की बात है। केंद्र सरकार भी इस पर करे, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं जो हो रही है, केंद्र सरकार भी एक नजीर पेश करे और राज्यों को भी साथ आकर, विपक्षी दलों को साथ आकर और तमाम दलों को साथ आकर ये ऐसा करना चाहिए कि जो बेरोजगारों के साथ के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। और जो ये फर्जीवाड़े या जो भी पेपर लीक है, डमी कैंडिडेट्स है या जो भी है, राजस्थान सरकार ने सुनिश्चित किया कि भाई कोई भी आदमी, जैसे पेपर यहां से लीक हुआ, उसके बाद में कहीं सॉल्व हुआ, कहीं से कहीं चला गया, जो अंतरराज्यीय गिरोह के जो तार जुड़े हुए ना, यहां पर राज्यों को भी साथ में आना पड़ेगा कि भाई कहीं पे जो गिरोह पनप रहे हैं। आप देखिए राजस्थान के अंदर पहले फर्जीवाड़ा नकली डिग्रियों का नहीं होता था, लेकिन बिहार, यूपी, ये सारे के सारे बहुत हुआ गंदा खेल नकल पर। अब वक्त आ गया है कसो नकेल। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। संघर्ष की कहानी, उत्कर्ष की कहानी, एक ऐसी शख्सियत की जो गरीबी और गुमनामी के अंधेरों से निकलकर बना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नायक। कौन है ये व्यक्ति? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी, द अनटोल्ड स्टोरी, 16 सितंबर रात 8 बजे